नमस्कार दोस्तों, कैरियर टेक ऑनलाइन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होगा आज हमसे मिल करके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने लिखने के बाद, समझने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया आपको आपके ओ लेवल की परीक्षा के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए, उसको सॉल्व देने के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जो आपका होता है दोस्तों 100 नंबर का होता है, उसके लिए बहुत सारे हमने प्रोग्राम्स आपको बताएं, रन करा के दिखाया, समझाया। उसको आप अच्छे से बढ़िया से उसको रिवाइज करिएगा, प्रोग्राम रन करा के देखिएगा और कोशिश करिएगा कॉपी पे उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको लिखने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। ठीक है, और एक बात है, आपके प्रैक्टिकल का जो पेपर है PJ1 यानी आपका टोटल ओ लेवल का जो प्रैक्टिकल होगा ना, प्रैक्टिकल में आपका 20 नंबर का वाइबा भी होगा दोस्तों। ठीक है, तो उस वाइबा के लिए आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। यानी वाइबा जो होता है मौखिक होता है, यानी मौखिक तो वाइबा होता ही है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, कुछ आपसे कराया नहीं जाएगा कि आप करके दिखा दीजिए, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो ए लेवल का कभी वाइबा वगैरह होता है उसमें आपको प्रोजेक्ट रन करा के दिखाना पड़ता है, लेकिन ओ लेवल में ऐसा कुछ होता नहीं है। सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिक रूप से थ्योरेटिकल आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट रखना है। तो पाइथन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकता है, आपको क्या बताना है, इसकी जानकारी आप इस वीडियो में पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो पाइथन का जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको वाइबा में मदद कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब वाइबा में जाना है तो बहुत ही रिलैक्स होकर जाना है, ऐसा फील करके जाना है कि हम स्टूडेंट हैं और वहाँ पे कोई टीचर ही बैठा होगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही शालीनता से उसका जवाब देना है, कॉन्फिडेंट हो करके, और अगर नहीं आता है तो उसी शालीनता से बोलना है, सर सॉरी वो क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर एग्रेसिवपन नहीं लाना है। नहीं भी आता है कोई भी क्वेश्चन तो भी आराम से बहुत ही शालीनता से जवाब देना है, सर हमको नहीं आ रहा है इस समय। ठीक है, क्योंकि आपने 4 पेपर अगर क्वालिफाई किया है तो आपको आता तो है ही, उस समय नहीं आ रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको अपना कॉन्फिडेंस लॉस नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम आपको बताते हैं कि बेसिक जो सवाल पुटअप हो सकते हैं आपसे वाइबा में, वो क्या होंगे। ठीक है, आप उसको समझिए और अपनी भाषा में उसको समझाना है वहाँ पे टीचर को कि भाई ये सर ये होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि वाइबा वाइस में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो बन सकते हैं। बेसिक रूप से टोटल प्रोग्रामिंग है। और आपको यहाँ पे एक बात बता दें दोस्तों कि जो ओ लेवल का वाइबा होगा वो पाइथन के अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं किया जाएगा, क्योंकि पाइथन नया लैंग्वेज है। जो भी टीचर साहब का वाइबा लेगा वो जो है पाइथन के बारे में डिटेल से जानकारी नहीं रख रहा होगा, ये सही बात है। जो टीचर पढ़ा रहा होगा वही पूछ सकता है, लेकिन ऐसे टीचर की संख्या बहुत ही कम होगी, क्योंकि वाइबा के लेने वाले टीचर साहब को ज़्यादा अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो सिंपल वो जानता होगा कंप्यूटर क्या चीज़ है, या थोड़ा बहुत लैंग्वेज के बारे में जानता होगा, वो मैक्सिमम क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके आपको थोड़ा सा बताते हैं कि क्या चीज़ है, क्या पूछ सकता है, आपको क्या बोलना है। ठीक, सबसे पहली बात अगर वो पूछता है तो बोलेगा कि पाइथन क्या है बताइए। पाइथन जो है क्या चीज़ है बताइए आप, यानी पाइथन आप जो पेपर दिए हैं उससे आपको क्या लगता है कि पाइथन, व्हाट इज द पाइथन, पाइथन लैंग्वेज। तो दोस्तों स्टार्टिंग आपको क्या करनी है, सबसे पहले आपको बताना है कि भाई पाइथन को जो है किसने डेवलप किया था। तो देखिए हमने थोड़ा सा आपको गाइड भी किया, यहाँ पे नोट्स भी दिए हैं, हमारा जो लिंक है उसमें आपको ये जो लिंक है दोस्तों, ये जो लिंक है इसमें आपको टोटल जो है दिया भी गया है, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट दिया गया है। आप वहाँ पे जा कर के टोटल आप जो है लिंक ओपन करके आप पूरा वाइबा का सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं ये यहाँ से, इस लिंक से। तो बहुत ही कॉन्फिडेंस होकर आप वाइबा दीजिएगा। बाकी नॉलेज देखिए दोस्तों, नॉलेज ऐसी चीज़ है कि वो किसी को कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस जो होता है आपका, जो आपका विश्वास होता है वो कम नहीं होना चाहिए।
ठीक है, उससे लगता है कि आपने पढ़ा तो है लेकिन उस समय आपको नहीं आ रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, जो उससे रिलेटेड मान लीजिए कोई क्वेश्चन उन्होंने पूछा, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी आ रहा है तो आपको उसको समझाते रहना है। ठीक, उसको समझा देना है, सर ये होता है। अगर देखिए क्या होता है, एग्जैक्ट जैसे मान लीजिए पूछा उन्होंने जो भी, तो अगर उससे संबंधित कोई चीज़ आपको आ रही है और बहुत बेहतर तरीके से आ रही है, तो क्वेश्चन आपको वहाँ से शुरू करना है जो वहाँ से पूछा उन्होंने, और लेके जाना है जो आपको आता है। ठीक है, तो वो कभी कभी वो समझ जाएगा कि अच्छा स्टूडेंट को आता है, लेकिन कोई बात नहीं, ये नहीं तो कुछ और आता है, लेकिन आता है वो इसी से संबंधित चीज़ें वो जानता है, तो आपको नंबर जो है मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए कि आपको कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे रखनी है जिससे आप जो है नंबर अच्छा प्राप्त कर सकते हैं वाइवा में भी। तो पहली बात बताना है कि पाइथन को जो है ग्यूडो वहाँ रिज्यूम ने फरवरी नहीं भी बताइएगा चलेगा, 1991 में डेवलप किया था। ठीक है, ये बोल देना है कि पाइथन को जो है, पाइथन को ग्यूडो वहाँ रिज्यूम ने 1991 में डेवलप किया था, ये बोल देना है। ये बोलने से स्टार्टिंग कर देनी है, तो वो समझ जाएगा कि अच्छा जो है आपने पाइथन के बारे में गहराई से चीज़ों को जानते ज़रूर हैं। ठीक, अब और भी आपको पाइथन के बारे में अगर पूछता है कि पाइथन क्या है, तो आपको कोशिश ये करनी है कि पाइथन के बारे में जितना कुछ जानते हैं, ठीक है, जितना कुछ आप जानते हैं सब बता ही देना है, क्योंकि जो भी आप बताएंगे उसी के बेसिस पर वो आपको नंबर देने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्योंकि वो पूछेगा इसीलिए ताकि आप जो है उसको बता पाएँ, क्योंकि जब बताएंगे तो नंबर देने का उसको पॉइंट मिलेगा कि आपको कहाँ कहाँ नंबर दें हम, क्योंकि जो पूछ रहा है वो नंबर देने के लिए ही पूछ रहा है। ठीक है, तो और आपको बताना है, कुछ चीज़ें आपको बता ज़रूर देना है, बोलना ज़रूर है दोस्तों। पहला है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, जो भी ये लिखा हुआ है ये टू द पॉइंट आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना है और उसको अपने हिसाब से बोल देना है कि पाइथन सर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और डायनेमिक टाइप है और गार्बेज कलेक्शन ऑटोमेटिक होता है। ये आपको आगे अभी हम आपको बता रहे हैं, ये हमने लिखा हुआ है भले ही, लेकिन आपको समझ करके बोलना है। ठीक है, आगे देखिए आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे करना है। पाइथन के बारे में जो आपसे पूछा जाएगा वो बेसिक रूप से पहले ऐसे पूछा जाएगा, थोड़ा सा आपको हम एक शुरू से बताते हैं। ये लिखा गया है दोस्तों, ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए पहले आप कि ये जो लिखा गया है, ये लिखा गया है विशेषताएं। ठीक है, ये लिखा गया है विशेषताएं। तो अगर वो पूछता है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसका मतलब सेम ही होता है, तो आपको ज़्यादा हबड़ाना नहीं है। आपको इसमें जो हम बताने वाले हैं वही आपको बता देना है अपनी भाषा में। ठीक है, तो पहले आपको बता देना है कि पाइथन को जो है 1991 में ग्यूडो वहाँ रिज्यूम ने डेवलप किया था, ये आपको बोल देना है। उसके बाद बताना है सर कि पाइथन जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो वर्ड है ये क्या है, हमको बताइए, समझाइए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को शॉर्ट फॉर्म में उप्स भी कहा जाता है, OOPS उप्स भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग्स। ठीक है, अगर वो पूछता है उप्स क्या है तो उसका मतलब भी होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहता है उसका मतलब होता है उप्स। तो दोनों को आप यहाँ पे समझ ले कि होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्ट मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो हमारा उद्देश्य है, और ओरिएंटेड मतलब होता है उद्देश्य के हिसाब से जो काम करे उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आप ऐसा समझिए कि इसके पहले यानी बहुत साल पहले से हम लोग सी पढ़ रहे हैं ना, सी तो पढ़ ही रहे हैं। तो सी में सी का यूज बेसिक रूप से होता है हार्डवेयर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। जैसे लिफ्ट एक हार्डवेयर चीज़ है, उसका चलना उठना सब सी के प्रोग्रामिंग के द्वारा पॉसिबल है। जैसे ये ट्रैफिक का सिग्नल है, हार्डवेयर है, वो कैसे चलता है उसको आप सी के द्वारा प्रोग्रामिंग करके मूव करा सकते हैं। आपका ये कंप्यूटर सिस्टम जो हार्डवेयर है उसको चलाने के लिए सी के द्वारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो अब हार्डवेयर चलाने के लिए प्रोग्राम सी में बनता है। ठीक है, उस समय की वो ज़रूरत थी, लेकिन आज की ज़रूरत दोस्तों बदल गई है। ठीक है, हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं, आँख का रेटिना, हाथ का साइन, ये सारी चीज़ें स्टोर होती हैं सॉफ्टवेयर के द्वारा, फ़ोटो स्टोर होती है। अब ये सब चीज़ें जो आधुनिक युग की आवश्यकताएँ हैं वो सी लैंग्वेज पूरा नहीं कर सकती है,
तो ऐसी लैंग्वेज का विकास किया गया है जो इन लेटेस्ट आवश्यकताओं के हिसाब से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसी लैंग्वेज को ही कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक नया नाम दिया गया। एक बात और है कि सारी जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती हैं सब की सब हाई लेवल ही होती हैं। तो पहले बोल सकते हैं कि इट इज़ हाई, सर ये हाई लेवल है, ऐसा बोल देना हाई लेवल है। हाई लेवल अगर पूछेंगे हाई लेवल क्या है, तो सर इसमें हम सिंपल इंग्लिश में प्रोग्राम बना सकते हैं, अंडरस्टूड होती है, इसलिए हाई लेवल है। तो मेन बात है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फोकस करना, ये आपको बता देना है, अच्छे से समझा देना है कि सर आज की आधुनिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कि हमको आधार कार्ड बनाते समय जो जो इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है उस प्रकार की इंफॉर्मेशन अगर हमको स्टोर करना है, तो वो हम सी जैसी लीनियर लैंग्वेज का यूज करके सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमको जावा या पीएचपी या पाइथन जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये उसका मतलब है। और एक बात है दोस्तों, अगर और भी आपको बताना है तो सबसे और एक बात है कोडिंग पे, ये तो व्यवहारिक नॉलेज हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती क्या है। अब कोडिंग अगर आपको बतानी है तो आपको एक चीज बता देना है सर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में हम क्लास और ऑब्जेक्ट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लास और ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बोल देना है दोस्तों, क्लास और ऑब्जेक्ट ऐसा बोल देना है। तो क्लास और ऑब्जेक्ट उसी लैंग्वेज में बनता है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है, बाकी अदर लैंग्वेज में क्लास और ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि क्लास और ऑब्जेक्ट अगर कहीं पे है तो वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, तो क्लास जब भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिक्र हो, आपको जो है क्लास और ऑब्जेक्ट जरूर बताना है। इससे क्या होगा, अगर आपने इतना बता दिया तो वो आगे पूछेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज से ही डिजाइन होती है। ठीक है, अगर ज्यादा क्वेश्चन बढ़ा तो पूछेगा क्लास होती क्या है, ये बता दीजिए आप। ठीक है, क्योंकि कोडिंग करना पॉसिबल नहीं है, कोडिंग कराना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ पूछ सकता है। तो दोस्तों थोड़ा सा क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको समझा रहे हैं, बस वही आपको अपनी भाषा में बोल देना है। अब क्लास क्या होती है, देखिए दोस्तों, क्लास एक जनरल थिंग होती है, यानी जब हम क्लास की बात करें तो क्लास एक जनरल थिंग है, यानी सामान्य थिंग है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक है, यानी विशेष है, किसी विशेष के लिए यूज होती है ऑब्जेक्ट। ठीक, किसी विशेष के लिए यूज होता है ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देख लीजिए, तो जो हमारा क्लास होता है दोस्तों वो होता है विशेष, यानी जनरल थिंग होता है। हम इसको जनरल मतलब सामान्य समझ सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो ऑब्जेक्ट की बात करें, वो दोस्तों स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक यानी किसी विशेष के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक होता है ऑब्जेक्ट और क्लास होती है जनरल के लिए। अब ये है क्या भाई, जनरल और स्पेसिफिक, अब इसको भी समझ लीजिए। जनरल मतलब होता है जैसे दुनिया के सभी ट्रेन को हम ट्रेन कहते हैं, ठीक है, लेकिन किसी विशेष ट्रेन के पास जाएंगे तो हमको पता चलेगा कि वो एक्सप्रेस है, कि लोकल है, कि पैसेंजर है, उसका रूट क्या है, उसका गाड़ी का नंबर क्या है, उसका क्या क्या कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या और भी चीज़ें हैं वो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे दुनिया के सारे ट्रेन को कहेंगे क्लास। ठीक है, ये क्लास है, समझ गए आप। अब किसी विशेष, जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में कहा कि शताब्दी एक्सप्रेस इस गाड़ी का ट्रेन का नाम है, उसका ये रूट होता है और ये उसका नंबर है। तो अब विशेष ट्रेन की हम बात कर रहे हैं तो वो हो गया ऑब्जेक्ट दोस्तों। ठीक है, और जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट एक जनरल थिंग है, क्लास है। अगर किसी खास स्टूडेंट के पास जाएंगे तो जैसे मान लीजिए ओ लेवल, तो पता चलेगा कि अच्छा वो ओ लेवल कोर्स का स्टूडेंट है, उसका नाम ये है, उसका रोल नंबर ये है, उसका डेट ऑफ बर्थ है। तो हम किसी जब विशेष की बात करें तो वो हो गया ऑब्जेक्ट, जब जनरल थिंग की बात करें तो वो हो गया क्लास। तो ऐसे आपको समझा देना है, वो नंबर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको थोड़ा देख लीजिए, तो ये हो गया। तो वो बोल देना आपको कि भाई पाइथन जो है एक ऐसा, जोडो मारुजुन ने 1991 में डेवलप किया था, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए, वो आपको बोलते रहना है।
कंप्लीटली जानकारी दे देनी है तो एक दो क्वेश्चन से आपको टोटल वो मार्क दे देगा और कहेगा ठीक है थैंक यू चले जाइए। तो आपको इजी टू कोड भी बोल सकते हैं। पाइथन की प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान है दोस्तों, कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज है। तो आप बोल सकते हैं सर इसमें जो है हम बढ़िया कोडिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही लाइन का कोड जो है प्रोग्राम हो जाता है। जबकि अगर हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो हमको 4 लाइनें ऊपर लिखनी पड़ती हैं, 2 लाइनें लिखनी पड़ती हैं नीचे, तब जाके 5 लाइन का एक प्रोग्राम होता है कम से कम। दूसरा है फ्री। कुछ विशेष जानकारी यहाँ पे है जिसको आपको बोलना है, अगर पूछे तो भी नहीं पूछे तो भी एग्जामिनर। फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री का मतलब क्या है, ये टोटल फ्री है। इसको आप जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे तो इससे आपसे कोई पैसे नहीं लिए जाते हैं, कोई पैसा ले नहीं सकता है, ये टोटल फ्री में मिलता है। ठीक है, जैसे यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टोटल फ्रीवेयर है। फ्रीवेयर भी कहते हैं इसको, मतलब फ्री वाला सॉफ्टवेयर। इंटरनेट से आप जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, ये टोटल फ्री है, इसीलिए फ्रीवेयर कहते हैं। दूसरा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये है दोस्तों कि जब अगर इसका सोर्स मतलब होता है वो कोडिंग की फाइल को सोर्स फाइल कहा जाता है। तो सोर्स मतलब कोडिंग, तो उसकी कोडिंग जो है ओपन की गई है। कहने का ये मतलब है कि जब अगर आप चाहें तो अपना कोडिंग भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो अन्य कोई पढ़ेगा, अर्थात इसका सोर्स कोड पूरी तरह से ओपन है, आप इसमें अपनी कोडिंग को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हाई लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज है ये। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले वो हाई लेवल होगी तब जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी। ठीक है, तो हाई लेवल का मतलब है ऐसी लैंग्वेज जिसके अंदर हम सिंपल इंग्लिश में बहुत ही आसानी से प्रोग्राम बना सकते हैं, वो है हाई लेवल लैंग्वेज। अब यहाँ पे दोस्तों एक है पोर्टेबल। पोर्टेबल को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब ये, अब देखिए यहाँ पे 2 बातें हैं, इंटरप्रेटेड और पोर्टेबल। इसको हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं बढ़िया से। इंटरप्रेटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर इसका प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है बाइट कोड में। बाइट कोड एक ऐसा कोड है जो हर एक सिस्टम पे चल जाता है, तो जो हर एक जगह चल जाए, काम कर जाए, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है पोर्टेबल। अर्थात जब इंटरप्रेटर सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके बाइट कोड बनाता है तो बाइट कोड हर एक सिस्टम पे चल जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये पोर्टेबल लैंग्वेज है। इसका ट्रांसलेशन का, इसका इंटरप्रिटेशन का जो काम होता है आपको हम यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं, पीछे ले जाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि वास्तव में क्या चीज़ है। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए दोस्तों ये इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन का थोड़ा सा यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, ज़रूरी है क्योंकि इससे आप उसको समझ सकते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। बोलना आपको 10-5 मिनट मिलेगा बोलने के लिए, लेकिन समझे ज़्यादा रहेंगे तो मेन पॉइंट आप यहाँ पे पहले बोल दीजिएगा। इंटरप्रेटर, अब आप यहाँ पे समझिए, इंटरप्रेटर जो होता है वो एक अनुवादक है, मतलब ट्रांसलेटर है। ठीक है, वो एक अनुवादक है, ये ट्रांसलेटर है। जैसे मान लीजिए आपने जो है पाइथन का प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, पाइथन का प्रोग्राम आपने लिखा है, पाइथन का प्रोग्राम आपने लिख दिया है। तो पाइथन का प्रोग्राम इंग्लिश में होगा, लेकिन जो सीपीयू होगा, सीपीयू रहता है, तो सीपीयू हमारा इलेक्ट्रिकल पल्स समझता है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल पल्स में चेंज करने के लिए प्रोग्राम के कंटेंट को ट्रांसलेटर यूज होता है। ठीक है, ट्रांसलेटर का प्रयोग होता है। तो ट्रांसलेटर जो होता है दोस्तों, वो जो है, जो ट्रांसलेटर होता है वो ट्रांसलेटर वैसे रूप से 3 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रेटर का यूज होगा। ठीक है, इंटरप्रेटर जो होता है वो पाइथन में यूज होता है, हालांकि वो जावा में भी यूज होता है। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए, तो जो पाइथन के सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है सीपीयू को समझने के लिए बाइट कोड में, वो होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक सॉफ्टवेयर होता है जो पाइथन के सॉफ्टवेयर के साथ में लगा होता है। वो आपके सोर्स कोड को लेता है, यानी आपके प्रोग्राम को लेता है और बाइट कोड में बदल देता है दोस्तों।
जब बाइट कोड बदलता है तो वो बाइट कोड जो है सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। सबसे बड़ी बात बाइट कोड की है कि बाइट कोड ही ऐसा कोड है जो हर एक सिस्टम पे, कंप्यूटर पे बिना दोबारा से कंपाइल किए चल जाता है। इसीलिए पाइथन को जो है पोर्टेबल भी कहा जाता है। ये सेम फीचर जावा में भी है, सी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सी में बाइट कोड नहीं बनता है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल बनती है जो कि एक विशेष कंप्यूटर के लिए होती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंटरप्रेटर काम क्या करता है दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटरप्रेटर जो है वो इंटरप्रेटर। अच्छा, एक बात और है, खासकर हमने यहाँ पे हेडिंग इंटरप्रेटर क्यों दी है, क्योंकि पूछ सकता है कि व्हाट इज द इंटरप्रेटर, यानी पाइथन में इंटरप्रेटर क्या काम करता है, या पाइथन के प्रोग्राम को किस ट्रांसलेटर द्वारा ट्रांसलेट किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्रेटर के बारे में अगर पूछता है खाली इंटरप्रेटर, तो आपको यहाँ पे जान लेना है इंटरप्रेटर एक ऐसा ट्रांसलेटर होता है दोस्तों जो आपके प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट एक बार, इसको हम कह सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो आपके प्रोग्राम को इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, किस में, बाइट कोड में। यहाँ पे लिखा भी गया है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में। जैसे मान लीजिए आपने 4 लाइनें लिखी हैं, तो पहले एक लाइन को उठाएगा, ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड में, वो सीपीयू प्रोसेस करेगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी लाइन उठाएगा, अगर तीसरी लाइन में गलती है तो बाकी की 2 लाइनें वो प्रोसेस करके आउटपुट दे देगा, तीसरी लाइन को ही रोक देगा। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, एक बार में एक लाइन को उठाता है, बाइट कोड में बदलता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है, फिर दूसरी लाइन को उठाते है, इस प्रकार से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करता है। इसी पर यहीं पर आपको बता दें, जो सी होता है, सी में दोस्तों ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर। वहां पे कंपाइलर पूरा एक पेज एक बार उठाता है, ट्रांसलेट करता है, दूसरा पेज बनाता है, उस पेज को .opg फाइल से सेव करता है हमेशा के लिए कंप्यूटर के मेमोरी में। इसीलिए वहां पे एक ऑब्जेक्ट फाइल बनती है, ठीक है। तो वो टोटल एक पेज एक बार में ट्रांसलेट करता है, लेकिन ये इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो और ये ऑब्जेक्ट फाइल ये बनाता नहीं है, सिंपल एक बाइट कोड जनरेट करता है जो सेव होता नहीं फ्यूचर के लिए। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि जो हमारा इंटरप्रेटर है वो पाइथन के प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है बाइट कोड में, और सीपीयू उस लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट देता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमने बताया भी है कि इंटरप्रेटर इज कंप्लीटली ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड। बार बार हम आपको अच्छी मेन चीजें बता रहे हैं ताकि आप अच्छे समझ जाए कि आपको क्या समझना है और क्या बोलना है। यानी सोर्स कोड यानी प्रोग्राम का फाइल का जो कोड है, जो हमने कोडिंग वहाँ पे लिखी है, प्रोग्राम लिखा है, उसको बाइट कोड में बदलता है, ठीक है, हो गया। और वो बाइट कोड जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है, मतलब पोर्टेबल होता है, किसी प्लेटफॉर्म मतलब किसी भी सिस्टम पे चल जाता है। ये आपने यहाँ पे समझ लिया है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे हमने फिगर के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि हमारा जो सोर्स कोड होता है उसको बाइट कोड में जो इंटरप्रेटर है कैसे बदलता है। तो देखिए दोस्तों, ये पाइथन का एडिटर है जहाँ पर हम पाइथन के प्रोग्राम को लिखते हैं, ठीक है। लिखने के बाद ये पूरा फाइल है, यानी ये हमारा प्रोग्राम का फाइल है जिसका एक्सटेंशन .py होता है। यहाँ पर आपको एक बात और बता दें दोस्तों, अगर पूछते हैं पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है तो ये जरूरी है। जैसे सी के फाइल का एक्सटेंशन .c होता है, C++ के फाइल का एक्सटेंशन .c++ होता है, जावा के फाइल का एक्सटेंशन .java होता है, वैसे ही पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। py अर्थात एक्सटेंशन से हमको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर फाइल किस एप्लीकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फाइल हो गई। फाइल जब आप जब उसको रन कराते हैं तो रन कराने से पहले और एक बात है, देखिए दोस्तों, पाइथन का जब आप प्रोग्राम रन कराते हैं तो आपको कंपाइल नहीं कराना पड़ता है, लेकिन जावा के प्रोग्राम में एक बार उसको कंपाइल कराना पड़ता है फिर रन कराना पड़ता है। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में पहले आप कंपाइल कराइए फिर रन कराइए, लेकिन सबसे बड़ी बात है पाइथन का प्रोग्राम जब आप करते हैं, रन कराते हैं, तो आपको सीधा रन ही कराना पड़ता है। F5 से आपको पहले इंटरप्रिटेशन नहीं कराना पड़ता है। तो आप इसको अगर पूछे तो बोल सकते हैं, या जब पूछे तब बोलिए, अपने से भी बता सकते हैं सर कि पाइथन का प्रोग्राम जो है हम डायरेक्ट रन करा देते हैं, वो इंटरनली कंपाइल इंटरप्रेट हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोर्स कोड
इंटरप्रेटर उसको लेता है, बाइट कोड बदलता है, एक वर्चुअल मशीन। ये सब आपको ज़्यादा समझाना नहीं है, बताना है कि ये इंटरप्रेटर जो होता है बाइट कोड बदल देता है, ये बाइट कोड है। और लाइब्रेरी जैसे मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं, जैसे नंपाई मॉड्यूल हमने यूज़ किया, तो वो मॉड्यूल का डिटेल जो है यहाँ लिंक हो जाता है उससे, और लिंक होकर के पूरा का पूरा जनरेट होता है कोड, और जिस पर CPU जो है प्रोसेस कर देता है और हमको आउटपुट के रूप में दिख जाता है। ठीक, तो ये दोस्तों ये रनिंग प्रोग्राम जो है CPU का काम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देख लिया कि हमारा इंटरप्रेटर जो है हमारे द्वारा लिखे गए प्रोग्राम अर्थात सोर्स कोड को बाइट कोड बदलता है। यही बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पोर्टेबल होता है, जो कि पाइथन उसको पोर्टेबल, यानी यही बाइट कोड हमारा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात हर एक सिस्टम पे चल जाता है। इसी फीचर की वजह से पूरा का पूरा पाइथन पोर्टेबल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपने समझ लिया कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, अब आगे चलते आपको बताते हैं। अब हम इसका डिस्कशन कर ही रहे थे दोस्तों, हम आपको बता रहे थे फीचर, तो फीचर में जो चीज़ें आई हमने आपको बढ़िया से यहाँ पे बता दिया कि अगर ये आता है तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है? हाँ, तो आपने समझा पोर्टेबल, पहले आपने समझा भाई आसानी से लिख सकते हैं, फ्री है, ओपन सोर्स है, हाई लेवल है, पोर्टेबल है, इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर यूज होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ही है, ये तो मेन है, यहाँ आपको बताना है। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, दोस्तों इसके अंदर प्रोग्राम को बनाने के लिए बहुत सारा लाइब्रेरी रखा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हैं, जैसे नमपाई मॉड्यूल हो गया, मैथ मॉड्यूल हो गया। ठीक है, GUI का मतलब है इसके अंदर हम GUI इंटरफेस भी पाते हैं, जहाँ क्लिक करके काम कर सकते हैं। डायनेमिक टाइप्ड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, डायनेमिक टाइप का मतलब ये होता है, जो यहाँ पे लिखा है डायनेमिक टाइप, ये पहली लैंग्वेज में ऐसा फीचर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम को 100 स्टोर करना हो तो हम ऐसा लिखते हैं R = 100, जैसे हमने लिखा तुरंत वो इसी प्रकार के डेटा टाइप को R को बना दिए, यानी जो 100 है वो इंटीजर डेटा टाइप का एक वैल्यू है, R को वो उसी इंटीजर डेटा टाइप में बदल देता है डायनेमिकली जब हम लिखते हैं, तो इसी फीचर को कहा जाता है डायनेमिक टाइप्ड, क्योंकि जब हम R लिखेंगे उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, ये गलती मानता है। तो जैसे हम R के अंदर कोई वैल्यू देते हैं तो उसी वैल्यू के हिसाब से ये वेरिएबल इंटरनली डिक्लेयर हो जाता है, तो इसी फीचर को कहते हैं डायनेमिक टाइप्ड। बल्कि जबकि C जैसी लैंग्वेज में अगर इसी प्रोग्राम को करना हो तो हम पहले बताते हैं कि इंटीजर है भाई R, अब इसके अंदर हम ऐसा स्टोर करेंगे 100, तो कुल मिला के ये पाइथन में अलाउ है, ये C में अलाउ है, तो C से अच्छा पाइथन है, क्योंकि हमको यहाँ पे INT नहीं लिखना पड़ता है, क्योंकि डायनेमिक टाइप है, आपको इंटरनली वो डिक्लेयर करके दे देता है। तो इसी फीचर को के लिए बोला जाता है कि ये डायनेमिकली टाइप है, ये आप यहाँ पे समझा सकते हैं। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, दोस्तों गार्बेज मतलब होता है कूड़ा, जैसे हम लोग अपने घरों में कूड़ा उठाते इधर उधर करते हैं, प्यून आता है या कोई आपने रखा होगा वो इधर उधर करता है ना, आपके कूड़े को साफ करता है, आपके पूरे मतलब आपके घर को साफ सफाई रखता है, तो आपको कहना पड़ता है। अक्सर जो प्यून होते हैं वो खुद ही साफ सफाई कर ही लेते हैं, लेकिन कभी भी कहना भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों पाइथन में क्या है कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, यानी आप जिस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं अगर आपने यूज़ नहीं किया, वो मेमोरी को यूज़ कर रहा है, मेमोरी को ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो पाइथन ऑटोमेटिक उसको हटा देगा ताकि उस मेमोरी को दूसरे वेरिएबल को एलोकेट कर सके, अर्थात मेमोरी का यूज मैक्सिमम हो सके, वो फालतू रखा ना रहे। तो इसलिए दोस्तों ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का तरह, यानी जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया और उसको यूज़ नहीं किया, आपने प्रोग्राम जो है अभी ऑफ कर दिया है, तो वो मेमोरी में है, तो ये क्या काम करता है, उसको हटा देता है अपने से, यानी आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो अपने आप इंटरनली गार्बेज कलेक्शन करता रहता है। ठीक, जैसे आपने फाइल ओपन की, फिर फाइल क्लोज कर, जब फाइल क्लोज करेगा उसी समय उसको वो डिलीट कर देगा। ठीक, तो यानी ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है। क्लियर है ना दोस्तों? अब आगे देख लेते हैं। इन सब के बताने के बाद अगर आपका समय, अगर इन सब बताने के बाद अगर आपका समय बचता है तो थोड़ा सा बोल सकते हैं कि सर पाइथन का प्रयोग जो है बहुत सारी जगहों पर होता है, जैसे वेब डेवलपमेंट। आपको बता दें यूट्यूब, मैक्सिमम यूट्यूब के पार्ट जो है पाइथन पे ही डिज़ाइन किए गए हैं। इसका प्रयोग वेब डेवलपमेंट का मतलब है कि इंटरनेट के लिए जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो पाइथन पे बनते हैं।
गेम इसलिए इसके द्वारा गेम बनाया जाता है। मशीन लर्निंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए भी यूज होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका 4th पेपर है IoT, उसमें भी इसका यूज होता है। डेटा साइंस है, डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा साइंस मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को दिखाने के लिए भी इससे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। डेस्कटॉप GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कहने का मतलब है कि हम आइकन यानी माउस के द्वारा क्लिक करके काम करने वाला सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस में यूज होता है। ऑडियो वीडियो में भी यूज होता है दोस्तों। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में भी इसका यूज होता है। एम्बेडेड एप्लीकेशन अर्थात किसी दूसरे के एप्लीकेशन के साथ मर्ज करके मिला करके काम करने के लिए जो एप्लीकेशन बनता है उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे एप्लीकेशन देखा। अब जो लास्ट आपको बताना है वो है डिबगिंग। डिबगिंग मतलब होता है दोस्तों गलती को हटाना। डिबग, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है दोस्तों बग। क्या है? एक होता है बग, एक होता है डिबग। इस दोनों को समझ लेना है। मान लीजिए हमने कहा BUG बग, बग का मतलब होता है एरर, मतलब गलती, ठीक है। और अगर हम कहते हैं डीबग, डीबग मतलब होता है गलती को पकड़ना और हटा देना, रिमूव कर देना, तो ये डिबगिंग है। डिबगिंग मतलब गलती को हटाना प्रोग्राम से। तो डिबगिंग मतलब होता है दोस्तों गलती को हटाना, ठीक। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया हुआ, उसको आप देख लीजिए। बग मतलब एरर। प्रोग्राम में वैसे रूप से दोस्तों 3 प्रकार से एरर आती है। आप इसको देखिए क्या क्या हो सकती है, आप यहाँ पे देख लीजिए उसको और समझ लीजिए। पहली एरर जो आती है वो है सिंटैक्स एरर। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोग्राम को लिखते समय हमने कोई गलती कर दी है तो उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। ये एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए R आपने 100 यहाँ पे लिखा, ठीक है। और इसको R को प्रिंट करना है तो आपने ऐसा लिखा, मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा, मान लीजिए आपने लिखा ROLL, रोल नंबर रही है। अगर मान लीजिए आपको प्रिंट करना न चाहा, इसको आपने डबल कोट में रखा तो मैसे, लेकिन R आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये गलती करेगा क्योंकि आपने यहाँ पे कामा नहीं लगाया है। तो ये इस प्रकार की गलती को सिंटैक्स एरर कहते हैं। यानी जैसे इंग्लिश की चीज़ों को लिखने के लिए ग्रामर बताया गया है, वैसे ही पाइथन में प्रोग्राम को लिखने के लिए एक तरीका बताया गया है, एक ज़रूरी चीज़ें बताई गई है। अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं तो वो आता है सिंटैक्स एरर में। तो दोस्तों यहाँ पे कामा लग जाने से ये सही हो जाएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये है सिंटैक्स एरर। दूसरा है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे आपने प्रोग्राम तो सही लिखा है, वो बिल्कुल सही है, सिंटैक्टिकली सही है, लेकिन रन कर रहा है, CPU रन कर रहा है, लेकिन रन करते समय CPU रुक गया तो प्रोग्राम आपका वहीं पे रुक जाएगा। तो रन टाइम एरर को दोस्तों एक्सेप्शन पाइथन में कहा जाता है। इससे क्वेश्चन भी आया था। तो जो रन टाइम एरर होती है वो CPU बीच में ही रुक जाता है, उसके कारण होती है, उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो आती कैसे है? जैसे मान लीजिए दोस्तों हमने A की वैल्यू को ले लिया 6 और B की वैल्यू को हमने ले लिया 0 और हमने क्या किया C A/B और हमने प्रिंट करा दिया C को। इस प्रोग्राम में कोई भी गलती नहीं है, ये टोटल चलेगा, लेकिन जब CPU प्रोसेस करेगा तो बीच में रोकेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है कि A मतलब 6 डिवाइडेड बाय B मतलब 0। तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड हो नहीं सकता है, इस वजह से ये बीच में ही रुक जाएगा। तो इसको कहते हैं रन टाइम एरर और पाइथन में इसको कहते हैं एक्सेप्शन, यानी अपवाद हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी एरर है। दूसरी एरर है। चौथी एरर है दोस्तों लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर मतलब होता है कि आपने प्रोग्राम भी सही लिखा है, प्रोग्राम चल भी गया, लेकिन गलत लिखने की वजह से आपको आउटपुट सही नहीं मिला है, क्योंकि लॉजिकली आपने गलत लिख दिया है। तो ये हो गया आपका लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर का एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको हम यहाँ पे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो है A की वैल्यू आपने रखी है 5 और B की वैल्यू आपने रखी है 10, ये आपने रखा हुआ है और आपको प्रिंट कराना है। आपने C ले लिया, आपको पता है दोनों में से कौन सा बड़ा है। आपको अगर आपको ऐसा करना है तो मान लीजिए आपने C लिखा आपने कि A greater than B, यानी अगर C
अगर ए से बड़ा होगा बी, अच्छा इसको हम ऐसा लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 2 नंबर को पता करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम ऐसा सिंपल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों इफ़ यहाँ पे लिखा, यहाँ पे डायरेक्ट हम इफ़ लिख दिया, इफ़ लिख दिया, इफ़ 6 ग्रेटर देन 5। तो देखिए दोस्तों ये कंडीशन ट्रू है ना, कंडीशन ट्रू है। इसके हिसाब से लिखना है हमको कि 6 जो है 5 से बड़ा है। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, 5 इज ग्रेटर देन 6, तो ये चलेगा प्रोग्राम, सिंपल यही प्रोग्राम चल जाएगा, लेके आएगा 5 इज ग्रेटर। लेकिन वास्तव में यहाँ पे बता रहा है कि 6 ग्रेटर है इसलिए ये चला, तो यानी प्रोग्राम चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन प्रोग्राम के हिसाब से आउटपुट भी है, लेकिन वो जो प्रोग्राम के हिसाब से आउटपुट आएगा वो आपके लिए सही नहीं होगा क्योंकि आपने लिखा ही गलत है। तो यानी लॉजिकल एरर में क्या होता है दोस्तों, हमारी प्रोग्रामिंग सही होती है, आउटपुट भी आता है, लेकिन वो आउटपुट जो है हमारे लिए गलत होता है क्योंकि हमने गलत लिखा हुआ है। तो ये होती है लॉजिकल एरर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सब कुछ लिखा है लेकिन होगा 6, तो हमको 6 से मिलना चाहिए, लेकिन ये दे रहा है 5। ऐसे सिंपल और भी देख लीजिए यहाँ पे, जैसे दोस्तों हमने लिया i इज इक्वल टू 1, हमको यहाँ पे 5 बार लूप चलाना है, तो हमने मान लीजिए वाइल लिखा, वाइल, और यहाँ पे हमने लिखा कि i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, ये हमने लिख तो दिया, चलेगा प्रोग्राम। मान लीजिए हमको यहाँ पे प्रिंट करना हुआ 5 बार, प्रिंट हमको मान लीजिए सिंपल y को ही प्रिंट करना है 5 बार, और हम यहाँ पे लिख देंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है। तो ये चलेगा, लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं देगा क्योंकि i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, i की वैल्यू जब 5 होगी या उससे बराबर होगी तब होगा, लेकिन i की वैल्यू तो 5 से कम है, तो ये चलेगा, लेकिन आउटपुट हमको मिलेगा ही नहीं क्योंकि और आपने यहाँ पे गलत दी। तो अगर हम इसको ऐसा कर देते हैं तो ये 5 बार चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों लॉजिकल एरर जो होती है वो प्रोग्राम की गलती होती है, ठीक है, जो सब कुछ होता है लेकिन आउटपुट हमको हमारे हिसाब से नहीं मिलता है, ठीक। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दोस्तों इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई, मैक्सिमम सारी चीज़ें हमने बता दी दोस्तों। अभी आपको आप अच्छे से को समझिएगा, थ्योरी पाइथन के थ्योरी में यही सब सारी चीज़ें हैं वो पूछ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें हमने रिटर्न में भी दे दी हैं, इस लिंक पे जा कर के आप जो है इसको आप उसको पढ़ लीजिएगा अपने से। बहुत सारे डिटेल में हमने जो हमने यहाँ पे बताया है दोस्तों वो हमने वहाँ पे समझाया है, अच्छे से बढ़िया से समझाया है, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में हमने दी है। तो इस लिंक पे जा कर के जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर जा कर के आप जो है उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज आपको बता दें कि आपके इस एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है, बहुत सारा चीज़ हमने आपको थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के लिए भी दिया वीडियो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, उसमें से क्वेश्चन आया भी था। प्रैक्टिकल के लिए भी हमने लगभग 7 वीडियो बनाए हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ऐसा हमने कोशिश की है क्योंकि नाइलेट ने जो दिया था प्रोग्राम प्रैक्टिकल के लिए वो भी हमने रन कराए हैं, समझा है, उसमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको देखिएगा। और वाइवा के लिए पाइथन से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये हम आपको यहाँ पे बताएं। एक बात आपको हम सजेशन देना चाहेंगे दोस्तों कि जो एग्जामिनर वहाँ पे रहता है उसको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होती है, कम से कम तो होती है, तो आईटी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म का आईटी का वीडियो ज़रूर देखिएगा, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं पाइथन का देखने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन नॉर्मल जब क्वेश्चन इससे होगा, मान लीजिए वो पाइथन के बारे में कुछ नहीं जानता तो सी के बारे में पूछ भी नहीं सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ऐसे केस में वो आईटी के बारे में पूछ सकता है क्योंकि आईटी आपके सिलेबस में बिल्कुल है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा, और आपको एक हमारी ओर से रिक्वेस्ट है, भारी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि अब जो है इतना मेहनत करने के बाद आपसे हम कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई फ्रेंड्स हों कि परिचित हों या कोई फैमिली का मेंबर हो जो पढ़ाई करता हो, आप उनसे भी सब्सक्राइब करवा ज़रूर लीजिए क्योंकि आपके लिए हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कहीं से भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप लाइक भी करिए, कोई भी सजेशन है उसको आप कमेंट के द्वारा हमको दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है कंप्यूटर के बारे में, विशेषकर ओ लेवल के बारे में इतनी सारी सामग्री लेकर आएंगे कि आपको ओ लेवल के लिए कहीं इधर उधर भटकना बिल्कुल ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों 1 फरवरी से हम लोग जो है ऑनलाइन आ रहे हैं, यानी आपको जो है ओ लेवल की सारी चीज़ें
इस सीक्वेंस में मिलेंगी ETC प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री। ठीक है, बुक्स रजिस्ट्रेशन वगैरह भी सारी चीज़ें फ्री में होंगी। आप जो है यहाँ पे जो नंबर दिया गया है या दिया जाएगा, आप उस पर कंसल्ट करिएगा। ठीक है, और वहाँ पे कुछ ऑफर भी रखे गए हैं, आप उसको देखिएगा, समझिएगा। ओ लेवल दोस्तों बहुत ज़रूरी है। ओ लेवल बहुत सारी आवश्यकताओं के हिसाब से ज़रूरी। एक तो है कि आपको सरकारी नौकरियों में पूछा जा रहा है। दूसरा यह है क्या है कि आप ओ लेवल का क्लास करके, इसके बारे में सीख करके आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी जा सकते हैं, कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, ऑफिशियल काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुद का इंस्टीट्यूट भी खड़ा कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट कर ही सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का मार्ग खोलता है। समस्याएं आप भी कम होते ही दोस्तों आप ऊपर उठते हैं। इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए। हमारा चैनल आपके लिए सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन लेके आएगा जानकारी के साथ में। दोस्तों कोई अगर कमी रह जाती तो आप कमेंट के द्वारा हमको ज़रूर बताइए। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।